आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम हुक्स लॉ और सिलेक्शन रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। हुक्स लॉ क्या है? किसी भी वाइब्रेशन के लिए कितनी एनर्जी आवश्यक होगी या फिर उसके लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी या वेव नंबर क्या होगा, इसके लिए हुक्स ने एक फॉर्मूला दिया जिस फॉर्मूले के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है यहाँ पे वेव नंबर इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अपॉन m1 m2 अपॉन m प्लस m1 प्लस m2 का होल हाफ है। यहाँ पे k को k की जगह रखा और m1 अपॉन m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 न्यू में कन्वर्ट किया। ये रिड्यूस मास को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा नया फॉर्मूला बना वेव नंबर इक्वल टू 1/2 पाई सी ब्रैकेट के अपॉन म्यू की पावर हाफ। इसे फ्रीक्वेंसी के रूप में भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई ब्रैकेट के अपॉन म्यू की पावर हाफ, जहां पर v बार वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, c वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है, k फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स कांस्टेंट किस पर निर्भर करेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। वो यहाँ पे रिड्यूस मास को रिप्रेजेंट करता है जो कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और या फिर वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अब देखते हैं वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है। वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी अब देखिए के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात फोर्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है तथा रिड्यूस मास के ऊपर डिपेंड करती है। दोनों की दोनों फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस मास के ऊपर निर्भर करती है। अब लेते हैं सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा वाइब्रेशन कंपाउंड में होगा और अगर होगा तो वो आईआर एक्टिव होगा या नहीं होगा। ये सिलेक्शन रूल के द्वारा हमें पता लगता है, अर्थात कंपाउंड में कितने वाइब्रेशन होंगे और कौन सा वाइब्रेशन आईआर एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे कुछ शर्तें हैं सिलेक्शन रूल में, जैसे मोलिकुलर डायपोल मोमेंट चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, अर्थात मोलर डायपोल मोमेंट अगर कंपाउंड का चेंज होता हो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन तो ये सिलेक्शन रूल के अनुसार पता लगता है कि वो आईआर एक्टिव होगा। और जितने भी कंपाउंड जो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखते हैं, वो क्या होंगे? आईआर एक्टिव होंगे। जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी आईआर इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि जितने भी लगभग मैक्सिमम परसेंटेज फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो उनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, इसलिए वो आईआर एक्टिव होते हैं। थर्ड पॉइंट में वाइब्रेशन कौन सा अलाउड होगा? जिसमें डेल वी अर्थात वाइब्रेशन लेवल एक या तो बढ़े या एक घटे, वन वाइब्रेशन लेवल में चेंज क्या हो? प्लस माइनस 1। ये 3 पॉइंट है जो हमें सिलेक्शन रूल के तहत अध्ययन करने होते हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड आईआर रीजन में से एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे जब लोअर से हायर में ट्रांसफर होता है तो उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी? एब्जॉर्ब आईआर रीजन में कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी। तो इस चीज को कैलकुलेट हम इसके द्वारा करेंगे। एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय ई एनर्जी लेवल की वाइब्रेशनल एनर्जी इक्वल टू वी प्लस हाफ ब्रैकेट क्लोज एंड एच म्यू।
यहाँ पे V वाइब्रेशन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है एज प्लैंक कांस्टेंट को वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे अब V की वैल्यू अर्थात कौन से वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की हमें कैलकुलेट करनी है। अगर जीरो अर्थात ग्राउंड स्टेट की करनी है, फर्स्ट वाइब्रेशन की करनी है, सेकंड करनी है, तो अगर V का नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो हमें वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की टोटल एनर्जी हमें पता चल जाएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम वाइब्रेशन एनर्जी लेवल हमें पता चल गया कि कंपाउंड के वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर दो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के मध्य कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम। एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू ई वाइब्रेशन एनर्जी लेवल कौन सा n+1 माइनस ई वाइब्रेशन लेवल ऑफ n, अर्थात एनर्जी ऑफ हायर वाइब्रेशन लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर वाइब्रेशन लेवल के द्वारा हमें एनर्जी का डिफरेंस पता चलता है। अब यहाँ पे एक देखते हैं, अगर ग्राउंड स्टेट है तो उस ग्राउंड स्टेट में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की ऊर्जा क्या होगी। तो हमें पता है कि V कौन सा है, ग्राउंड स्टेट अर्थात V इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो हमें प्राप्त होती है ये वाली एनर्जी जो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को, कौन सी को, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल को, जिसे हम जीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। यहाँ पे अनेक एनर्जी लेवल वाइब्रेशन एनर्जी लेवल दिखाया गया है। ये रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड स्टेट को, ये फर्स्ट को, ये सेकंड को, ये थर्ड को और ये फोर्थ वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है। इनकी हम एनर्जी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट V की जगह 0 रखेंगे, 0 का ग्राउंड स्टेट का आएगा, फर्स्ट का, सेकंड का, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जब हम IR रीजन से कंपाउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इनिशियल स्टेट में कंपाउंड क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में। अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके किस में जाएगा, फर्स्ट एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे, फर्स्ट पे चला गया। और अगर ये भी हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट सीधा सेकंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे पहुंच जाए या थर्ड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे पहुंच जाए। ये भी हो सकता है कि कंपाउंड ऑलरेडी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अर्थात वाइब्रेशन एनर्जी लेवल फर्स्ट पे हो तो ये फर्स्ट से 2 पे जाए, फर्स्ट से 3 पे जाए या फर्स्ट से हायर एनर्जी लेवल पे कहीं भी जाए। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रांजिशन संभव है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। इसी तरीके से अगर वो फर्स्ट एनर्जी एक्साइटेशन स्टेट पे तो उत्तेजित अवस्था में हो तो फर्स्ट से सेकंड ऊर्जा स्तर पे जाएगा, फर्स्ट से थर्ड पे भी जा सकता है। अब यहाँ पे जो बनने वाले बैंड है IR स्पेक्ट्रा के बनने वाले बैंड क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उनके एनर्जी का अमाउंट भी अलग अलग होगा और उनका नाम भी अलग होगा। अब देखते क्या क्या नाम होगा। पहला है फंडामेंटल बैंड, जब वाइब्रेशन ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट पर जाता है तो उसको फंडामेंटल बैंड कहेंगे और जो क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बैंड बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेट से सेकंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन होता है तो उसको फर्स्ट ओवरटर्न कहते हैं, ये वीक बैंड बनेगा। और अगर ग्राउंड स्टेट से थर्ड ट्रांजिशन स्टेट में ट्रांजिशन लेवल पे जाता है तो उसको सेकंड ओवरटर्न कहेंगे। जो क्या होगा, वेरी वीक होगा। अब ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरण, जिसके कारण अगर फर्स्ट 0 से फर्स्ट में जाएगा फंडामेंटल का, 0 से सेकंड में जाएगा फर्स्ट ओवरटर्न कहलाता है और 0 से थर्ड में जाता है तो सेकंड ओवरटर्न कहलाता है। उनकी इंटेंसिटी भी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट की होगी और बाकी वीक एंड वेरी वीक। अब यहाँ पे देखा था हमने, अगर प्रथम वाइब्रेशनल लेवल से वो हायर वाइब्रेशन लेवल पे जाए, सेकंड या थर्ड पे जाता है तो उसे कहते हैं हॉट बैंड, जो कि वेरी वीक होता है। अब देखते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम
या जिसे नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड या नंबर ऑफ आईआर बैंड, अर्थात किसी कंपाउंड में कितने वाइब्रेशनल मोड होंगे, कितने उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे किसके, वाइब्रेशन के, ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये डिपेंड करता है कंपाउंड की ज्योमेट्री पे, अर्थात वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, इस आधार पे उसका वाइब्रेशनल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड अलग अलग होंगे। अगर कंपाउंड क्या हो, लीनियर हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, HCl हो गया, ये लीनियर कंपाउंड है। अगर लीनियर कंपाउंड है तो उसमें टोटल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 के द्वारा कैलकुलेट किए जाएंगे। और अगर नॉन लीनियर हो, जैसे अमोनिया NH3 हो गया, H2O हो गया, तो उसमें टोटल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे अपन 3n-1 के द्वारा। कभी कभी ये होता है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट की भी कैलकुलेट करनी पड़े, ट्रांजिशन स्टेट एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट के सहयोग से बनने वाली एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें बॉन्ड पार्शियली होते हैं, पार्शियली बने होते हैं, अर्थात ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग दोनों एक साथ होती है। तो ये अगर ऐसी स्थिति में हो तो उसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-7 के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब में n क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन द मोलिक्यूल, अर्थात मोलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 होंगे, जैसे HCl में 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 है, अमोनिया में 4 हो गए, H2O में 3 हो गए। तो ये यहाँ पे इसमें n की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जो कि एक लीनियर है कंपाउंड, तो इसमें टोटल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल एटम कितने होंगे, 3, तो n की जगह रखेंगे 3, तो टोटल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे, 4, तो यहाँ पे 4 वाइब्रेशन दिखाए गए, 1 2 3 एंड 4 वाइब्रेशन होंगे। तो पहला वाइब्रेशन है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कितने तरह के वाइब्रेशन मोड होते हैं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, और उनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जिसमें कार्बन है, ये दोनों ऑक्सीजन है, दोनों एक साथ कार्बन से दूर जा रहे हैं, दोनों एक साथ कार्बन के पास आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसमें देखिए डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, IR इनएक्टिव। वाइब्रेशन मोड तो है डिग्री ऑफ, लेकिन ये IR इनएक्टिव होगा। सेकंड लेते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक में कार्बन से एक ऑक्सीजन दूर जाएगा, इधर शिफ्ट हो रहा है, और दूसरा भी इस कार्बन की तरफ आ रहा है, एक कार्बन से दूर जा रहा है और दूसरा कार्बन की तरफ जा रहा है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे ये IR एक्टिव होगा जो कि 2349 सेंटीमीटर पे इसकी पीक हमें प्राप्त होती है। तीसरा है बेंड, जिसे डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये कार्बन है, दोनों ऑक्सीजन एक साथ डाउन ऑफ प्लेन के एक तरफ मूव करे हैं, तो ये देखिए एंगल चेंज हो जाएगा, ये एंगल चेंज होगा, तो ये क्या होगा, IR एक्टिव जो 667 सेंटीमीटर पे हमें प्राप्त होता है। इसीलिए बेंडिंग डिफॉर्मेशन सेकंड होगा, दोनों एक ही प्लेन में की तरफ है, दोनों पास, अर्थात दोनों अपनी तरफ व्यूअर की तरफ आएंगे, दोनों माइनस दोनों व्यूअर से दूर चले जाएंगे, तो ये अपना सेकंड IR एक्टिव होगा। H2O दूसरा एग्जांपल अब नॉन लीनियर का लिया हमने, इसमें H2O लिया, देखिए H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम है, तीनों रख किया तो टोटल कितना आ गया, 3। तो जिसमें एक है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो कि 3652 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और IR क्या होगा, ये एक्टिव होगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट इसमें चेंज होगा, या माइनस होगा और ये प्लस। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग 3756 सेंटीमीटर पे आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगा, जो IR एक्टिव है। इसी तरह के बेंडिंग 1596 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये भी क्या होगा, IR एक्टिव होता है। अर्थात H2O में 3 डिग्री वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जो तीनों के तीनों के हैं, IR एक्टिव है।
एक लेते हैं एग्जांपल ट्रांजिशन स्टेट का। ट्रांजिशन है, एक रिएक्शन है जिसमें H2 की रिएक्शन I2 से कराएंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखिए ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, H ये H I ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए 2 हाइड्रोजन है और 2 आयोडीन है, तो टोटल एटम कितने हो गए 4। तो यहाँ पे 4 पुट किया तो यहाँ पे टोटल वाइब्रेशन कितने हो गए, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। इस तरीके से हमने फॉर्मूले के द्वारा भी कैलकुलेट करके देखा। तो आज हमने हुक्स लॉ पढ़ा, सिलेक्शन रूल पढ़ा और कंपाउंड में टोटल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया है। इसमें लीनियर के लिए अलग फॉर्मूला है, नॉन लीनियर के अलग है और ट्रांजिशन स्टेट के लिए अलग। इस तरीके से हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है। थैंक यू वेरी मच।